गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किए थे और उसमें से हम लोग गैस लॉज स्टार्ट किया था। एक गैस लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ को प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन को पढ़े थे हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से वो आइसोथर्म हो गया और इसे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ये बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे और वहां से एक रिलेशन आया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आज सेकंड गैस लॉ में पढ़ते हैं हम लोग, चार्ल्स लॉ। इस चार्ल्स लॉ को वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप कहा जाता है, यानी कि इस जगह पर हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को देखेंगे और ये एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसलिए इसे आइसोबैरिक भी कहा जाता है। According to Charles law, volume is directly proportional to absolute temperature। यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि जब प्रेशर के वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट मान करके चलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जब P का वैल्यू कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में। टेम्परेचर में यहाँ ध्यान दोगे, फिजिक्स में भी आप पढ़े हैं कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी रख सकते हैं, केल्विन में भी रख सकते हैं और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। तो यहाँ जब कभी भी हम लोग बोलते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर टर्म यूज करते हैं, यानी कि टेम्परेचर शुड बी इन द टर्म्स ऑफ केल्विन। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर भी अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट यूज करें तो V would be equal to K into T, और एक रिलेशन आ जाएगा V by T would be equal to K। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब जैसे बॉयल्स लॉ में याद कीजिए, आप पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। लेट अस कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज V1 at temperature T1 and at the same pressure the volume becomes V2 when temperature changes to T2। तो उसको अगर हम लोग मैथमेटिकली रिलेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा V1 by T1 would be equal to K। यानी कि जब वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो V1 by T1 is equal to K हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड कर दिए, when volume changes to T2 when temperature changes to T2 the volume becomes V2, तो V2 by T2 ये भी इक्वल टू K हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड, ये सॉरी थर्ड कर दो, तो यहाँ देखो कि सेकंड और थर्ड में RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट द रिलेशन V1 by T1 is equal to V2 by T2। V1 by T1 is equal to V2 by T2। अब चूंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी कि अगर यहाँ हम लोग वॉल्यूम को रखते हैं, यहाँ टेम्परेचर को रखते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा। और कंडीशन इस जगह पर क्या लिखा जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जब प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी कि आइसोबैरिक कंडीशन। तो ये रिलेशन था चार्ल्स लॉ। अब दोनों जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो पीछे वाला पार्ट भी याद रखेंगे। बॉयल्स लॉ P1 V1 is equal to P2 V2, चार्ल्स लॉ V1 by T1 is equal to V2 by T2। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। मान करके चलो द वॉल्यूम ऑफ ए गैस is 200 मिलीलीटर at 27 डिग्री सेल्सियस। इसे इरेज कर लेते हैं पहले। The volume of a gas is 200 milliliter at 27 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा जा रहा है what would be its volume, इनका वॉल्यूम क्या होगा when temperature change to 47 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब ये 47 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, तो अब हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहां से क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वॉल्यूम मिलीलीटर है तो ये मिलीलीटर,
टेम्परेचर को आपको जो डिग्री सेल्सियस में है इसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करो, ये वैल्यू हो गया 300 केल्विन। उसी तरह से यहाँ पर भी 273 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 320 केल्विन। अब आगे का हम लोग रिलेशन यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ऐसे लिखने से फॉर्मूला याद भी रहेगा और कंसेप्ट भी बनेगा। V1 by T1 is equal to V2 by T2. Therefore, V2 would be equal to V1 into T2 divided by T1. अब वैल्यू पुट कर दीजिए। V1 का वैल्यू दिया हुआ है 200, T2 का वैल्यू आ गया 320 और T1 का वैल्यू है 300। अब देखिए 0 0 तो कैंसिल हो गया, 320 into 2 करोगे तो ये वैल्यू आ गया 640 और डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये इतना मिलीलीटर में। तो इसी तरह से 4 फिजिकल क्वांटिटी, तब इस 4 फिजिकल क्वांटिटी में से कोई भी 3 फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा और 4th आपको निकालना होगा। कभी टेम्परेचर निकालना होगा, कभी इनिशियल वॉल्यूम निकालना होगा, कभी फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा। फॉर्मूला यही है। ध्यान क्या रखना है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अगर है तो न्यूमेरिकल में उसे पुट करने के पहले केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि टेम्परेचर यहाँ केल्विन में ही निकलेगा। तो ये ग्राफ भी पहले जो बना है उसको नोट कर लीजिएगा, इस न्यूमेरिकल को भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, गैस लॉ की तरफ में। इट इज कॉल्ड गै-लुसैक्स लॉ। फिर से याद करो, बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में अब एक बचा हुआ है प्रेशर और टेम्परेचर। तो गै-लुसैक्स लॉ को प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को बताता है। अब जरा सोच करके रखो, किसी कंटेनर के अंदर में कोई गैस रखा हुआ है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब जैसे ही आप उसे हीट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके अंदर का प्रेशर भी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और उस जगह पर वॉल्यूम को कांस्टेंट करना होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबैरिक, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसे आइसोकोरिक कहा जाता है। तो ये 3 टर्म आ गया, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और अब हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोकोरिक के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू गै-लुसैक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब उस कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट, तो आ जाएगा K into T। और इसके बाद में अगर रिलेशन निकाले और हम लोग तो P by T would be equal to K, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी गैस के प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब इसी को अगर मैथमेटिकल रिलेशन में फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पहले चार्ल्स लॉ में था V by T is equal to K, तो फॉर्मूला आ गया था V1 by T1 is equal to V2 by T2। यहां दिया हुआ है P by T is equal to K, तो फॉर्मूला आ जाएगा P1 by T1 is equal to P2 by T2। लेकिन स्टार्ट करना है डिराइव भी उसी अनुसार से। लेट अस कंसीडर द प्रेशर इनसाइड ए कंटेनर इज P1 at टेम्परेचर T1। तो यहां पर लिखा जाएगा P1 by T1 is equal to K। P को स्मॉल से रिप्रेजेंट करोगे, P1 by T1 is equal to K। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। When temperature change to T2, the pressure becomes P2। तब वहां पर आ जाएगा P2 by T2, P2 will be equal to K। ये इक्वेशन थर्ड। अब यहां पर भी RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा
तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट द रिलेशन P1 by T1 is equal to P2 by T2. P1 by T1 is equal to P2 by T2. यहां पर भी टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में ही रखेंगे। अब फिर इस जगह पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस बार में रिलेशन है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो एक जगह पर प्रेशर रख दो और दूसरी जगह पर टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरफ में आएगा और यहाँ पर कांस्टेंट क्या बन जाएगा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूरा भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हो एट कांस्टेंट। ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। तो यहाँ तक ये मैथमेटिकल रिलेशन P1 by T1 is equal to P2 by T2। अब प्रेशर बार में भी हो सकता है, mmHg में भी हो सकता है, पास्कल में भी हो सकता है। प्रेशर के कई यूनिट हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे क्योंकि फिजिक्स का तो फर्स्ट चैप्टर ही था यूनिट एंड डायमेंशन। तो उसके बारे में हम यहाँ भी बताएंगे आपको। हमारे जरूरत का जो है, चाहे वो फिजिक्स में हो, बायो में हो, केमिस्ट्री में हो, केमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। फर्स्ट था बॉयल्स लॉ, सेकंड था चार्ल्स लॉ। जब कभी भी पढ़ो तो एक बार पूरा ध्यान से रखो, रिपीट करो, दिमाग में आपका आना चाहिए। बॉयल्स लॉ, वहां रिलेशन आया था P1 V1 is equal to P2 V2। सेकंड पढ़े हम लोग चार्ल्स लॉ, यहाँ आया V1 by T1 is equal to P2 by T2। और अभी हम लोग पढ़े गैलुसैक्स लॉ, यहाँ रिलेशन आया P1 by T1 is equal to P2 by T2। अब यहाँ क्वेश्चन है, सपोज लेट अस कंसीडर द प्रेशर इनसाइड ए कंटेनर इज 2 bar एट 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी 27 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहे हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द प्रेशर विल बिकम्स 4 bar। यानी आपसे कहा जा रहा है कि किस टेम्परेचर पर उस कंटेनर के अंदर का प्रेशर 4 bar हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल बनाने के पहले जल्दीबाजी में रहोगे तो यही गलती कर दोगे कि 27 डिग्री सेल्सियस छोड़ दिए, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 273 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 300 केल्विन। अब निकालते हैं हम स्टेटमेंट, पूरा लिखोगे आप। जब कभी भी न्यूमेरिकल बनाओ तो अकॉर्डिंग टू गैलुसैक्स लॉ रिलेशन क्या आया है, P1 by T1 is equal to P2 by T2। Therefore T2 would be equal to P2 into T1 divided by P1। अब वैल्यू पुट कर दो। P2 का वैल्यू है 4 bar, टेम्परेचर 300 केल्विन और यहाँ 2 bar। 2 2 जा 4, 2 into 300 करेंगे तो ये वैल्यू हो गया 600 केल्विन। अब आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं 600 केल्विन में भी, या फिर अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या आंसर डिग्री सेल्सियस में है तो अब इसमें 273 माइनस करो। जब 273 माइनस करेंगे तब यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच सकते हो कि अगर जस्ट डबल कर देते, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा। तो डबल तो हो रहा है, 300 केल्विन है और यहाँ कितना है 600 केल्विन, लेकिन केल्विन में डबल होगा, इसका ध्यान में रखना है। टेम्परेचर केल्विन में लेकर के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बाकी का सब जैसे भी है, बार में है तो बार में छोड़ेंगे, mmHg में है तो mmHg में छोड़ेंगे। तो ये तीसरा लॉ था गैलुसैक्स लॉ, इसे भी आप नोट कर लोगे। अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में देते हैं तो उसको आप सोल्व करो। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, ये अवोगाड्रो लॉ है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन हो गया फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। अब अमाउंट ऑफ गैस को नहीं चेंज किया गया, तो जब अमाउंट ऑफ गैस को चेंज किया जा रहा है तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम और उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, जिन्हें अवोगाड्रोस लॉ कहा जाता है। अवोगाड्रोस लॉ बताता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि अलग अलग गैस लेंगे, सिंपल तरीके से अगर समझे, अलग अलग गैस लेंगे और उन सभी ए बी सी गैस का अगर वॉल्यूम हम सेम रखते हैं तो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट
उनका अमाउंट सेम होगा। अमाउंट यानी कि नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अमाउंट को आप मास से रिलेट नहीं करोगे यहाँ पर। जैसे अमाउंट का ऐसा यूनिट भी मोल होता है, तो यहाँ मोल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और हम लोग न्यूमेरिकल बनाए थे तो वहां पर भी पढ़े थे कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो, 1 मोल ऑक्सीजन हो, 1 मोल नाइट्रोजन हो, सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं। और इसी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को अवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है। तो वो रिलेशन यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस नंबर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और ये किस कंडीशन में होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि जब प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट हो। अब यहां पर भी हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो V वुड बी इक्वल टू K इंटू N, या फिर यहां भी आ जाएगा V बाई N वुड बी इक्वल टू K। अब इसी से अभी तक जितना पढ़े हैं उसका कंसेप्ट यूज करो। देयरफॉर V1 बाई N1 would be equal to V2 by N2। ये रिलेशन आ गया नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड। अब ये नंबर ऑफ मोल सेम सब्सटेंस के हो गए। मोल निकालने का फार्मूला याद करो थोड़ा सा। मोल के बारे में हम लोग पढ़े थे। मोल इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो अगर अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं तो उनका मोलर मास अलग अलग होगा, लेकिन अगर आइडेंटिकल केमिकल सब्सटेंस हैं तो उनका मोलर मास का वैल्यू सेम होगा। तो कई जगह पर देखोगे तो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया? मास का हो गया। तो जहां पर मोल लिखा हुआ है वहां पर हम लोग मास को भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि इसी जगह पर हम लोग और एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो तो थोड़ा सा, V1 बाई V2 वुड बी इक्वल टू N1 बाई N2। N को इधर ले गए और V इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो गया। अगर सिमिलर केमिकल सब्सटेंसेस आगे यूज भी होगा इस तरीके का फार्मूला का, और नहीं दिमाग में बैठेगा तो डायरेक्ट हम इसी का यूज करेंगे। और देखो तो लिख सकते हैं हम लोग V1, यहां लिख देते हैं कंडीशन फॉर आइडेंटिकल गैस, यानी एक ही तरह का गैस है, सेम गैस है कंटेनर के अंदर, तो यहां आ जाएगा V1 बाई V2 वुड बी इक्वल टू M1 बाई M डिवाइडेड बाई M2 बाई M। अब थोड़ा समझोगे, आइडेंटिकल गैस है, सेम गैस है, तो दोनों का मोलर मास तो सेम होगा, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ मोल अलग अलग है तो इसका मतलब जब मोलर मास सेम है, मोल अलग हो रहा है, तो अलग किसकी वजह से होगा? मोल में तो सिर्फ दो ही पार्ट है, एक मास और दूसरा मोलर मास, तो इसका मतलब दोनों का मास डिफर कर रहा है। अब यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, तो ये M कैंसिल हो जाएगा, तो एक और रिलेशन निकल गया, V1 बाई V2 वुड बी इक्वल टू M1 बाई M2। यहां से भी निकाल सकते हो आप इस जगह से भी। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं सिंपल तरीके से, कोई भी एक गैस ले ले या फिर अलग अलग गैस भी ले सकते हैं। अगर अलग अलग गैस लेंगे तो वहां पर हम लोगों को उनका मोलर मास निकाल करके उसके बाद फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन बताते हैं, एक आइडेंटिकल का और दूसरा डिफरेंट का। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at a given pressure and temperature is 400 मिलीलीटर। कोई भी प्रेशर टेम्परेचर है वो यहां इंडिकेट नहीं किया है, तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करोगे तो मोल के अनुसार से वॉल्यूम भी चेंज करेगा। 400 मिलीलीटर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनका आपको वॉल्यूम पूछा जा रहा है एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अब यहां देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियली इनका नंबर ऑफ मोल 4 है और वॉल्यूम कितना है 400 मिलीलीटर, तो V1 इज इक्वल टू 400 मिलीलीटर, नंबर ऑफ मोल इट इज 4 मोल। मोल को यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ MOL लिखा जाता है। V2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और N2 नंबर ऑफ मोल्स 5 दिया हुआ है, 5 मोल।
तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, according to Avogadro's law, Avogadro law, V1 by N1 is equal to V2 by N2. Therefore, V2 would be equal to V1 into N2 divided by N1. वैल्यू पुट करो, V1 का वैल्यू हो गया 400, N2 का वैल्यू आ गया 5 और N1 का वैल्यू 4 है। तो ये 100 टाइम्स और ये 5, यानी इनका वैल्यू कितना आ गया 500 मिलीलीटर। ये मोल दिया हुआ था, मास दिया रहता तो उससे भी हम लोग निकाल सकते थे। अब एक और दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ में हम क्वेश्चन लिख देंगे। अब कह रहा है कि एट ए पार्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, at a particular pressure and temperature, the volume of 11 gram of a carbon dioxide is 100 milliliter. 11 gram of carbon dioxide is 100 milliliter. What would be the volume of 4 gram of hydrogen gas at same pressure and temperature? यानी यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, इस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड है और इस जगह पर हाइड्रोजन है, और इनका पूछा जा रहा है कि क्या वॉल्यूम होगा अंडर सिमिलर कंडीशन एंड टेम्परेचर। तो हमें तो नंबर ऑफ मोल से मतलब है, तो पहले डाटा अलग कर लेते हैं। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में मास दिया हुआ है 11 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हम लोग पहले निकाल चुके हैं, पढ़ेंगे 12 प्लस 16 इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो अब इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया, इसके मोल को हम लोग N1 मानते हैं। तो मास बाय मोलर मास 11 डिवाइडेड बाय 44 यानी 1/4, या इसी को 0.25 भी कर सकते हैं, 1/4 ही छोड़ दो। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका, इसके वॉल्यूम को V1 मानेंगे एंड इज गिवन 100 मिलीलीटर। अब हाइड्रोजन के लिए आते हैं, 4H2, इसका मास दिया हुआ है हाइड्रोजन का 4 ग्राम, हाइड्रोजन का मोलर मास निकालो। H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 ग्राम पर मोल। तो अब इनका नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। इनका नंबर ऑफ मोल मास बाय मोलर मास 4/2, इट मींस 2 आ गया, और इनके नंबर ऑफ मोल को हम लोग N2 मानेंगे, और आपको किसका वैल्यू निकालना है V2 का, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है। अब फार्मूला यूज करो, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, V1 by N1 is equal to V2 by N2. Therefore, V2 would be equal to V1 into N2 divided by N1। अब वैल्यू पुट करते हैं, V1 का वैल्यू दिया हुआ है 100, N2 का वैल्यू आया है 2 और N1 का वैल्यू आया है 1/4। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 2 जा 8, यानी इसका आंसर कितना आ गया 800 मिलीलीटर। तो हम समझते हैं कि अब इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अब होगा क्या, कभी किसी में मास गायब कर देगा, कभी मोलर मास निकालने के लिए कह देगा। तो फॉर्मूला सब यही है, आप अपना दिमाग कितना यूटिलाइज करते हैं इसके ऊपर में ये बनता है। आपको अपना दिमाग यूटिलाइज करना पड़ेगा। प्रेशर और वॉल्यूम से ही रिलेटेड हम लोग फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ रहे थे, इसको नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस जगह पर एक टर्म आया था एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वहां हम लोग पढ़े थे द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैसेस कंपोनेंट, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैसेस कंपोनेंट इज 22.4 लीटर एट एसटीपी पर वो वैल्यू आ रहा है। अब यहां थोड़ा सा चेंज आएगा, अब उसको थोड़ा सा यहां ध्यान से देखोगे आप। यहां हम लोग बात करते हैं फॉर 1 मोल
of gaseous component, 1 mole of gaseous component, यहां 4 लिखा हुआ है। कोई भी गैसेस कंपोनेंट हो सकता है। पहले हम लोग बात करते हैं एट एसटीपी। एसटीपी एब्रिविएशन है, इसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तब सवाल उठता है कि इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू कितना होता है। तो इस जगह पर टेम्परेचर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और ये 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। फिजिक्स में पढ़े हो, न्यूमेरिकल बनाते वक्त में हम लोग 273 ले लेते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो इट इज 273.15 होता है। और प्रेशर का वैल्यू 1 बार होता है, और इसी 1 बार को हम लोग 10⁵ पास्कल भी करते हैं। ये बार आ गया। और इस जगह पर जब वॉल्यूम निकालते हैं तो इट इज 22.7 लीटर। 7108 ऐसे करके दिया हुआ है, आप इतना भी याद रखो, 22.7 लीटर। अब दिमाग में घंटी बजा होगा, कह रहे हम लोग तो पढ़े हैं 22.4 लीटर होता है, ये 22.7 लीटर कैसे होता है, ये 22.7 कैसे हो गया। बिल्कुल इत्मीनान से समझोगे। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहां पर भी पेज में सबसे नीचे में दिया हुआ है कि प्रीवियस कंसेप्ट में जो कि अभी भी यूज हो रहा है, वहां पर हम लोग प्रेशर को 1 बार की जगह पर 1 एटमॉस्फेयर में लेते थे। यानी कि इस जगह पर जो प्रीवियस कंसेप्ट था, प्रीवियस कंसेप्ट के अनुसार से जो अभी भी यूज में हो रहा है, उसको अभी भी हम लोग हटाए नहीं है। वहां पर भी टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी कि 273.15 केल्विन। लेकिन प्रेशर इससे थोड़ा ज्यादा होता है, वहां प्रेशर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर होता है, और 1 एटमॉस्फेयर 1 बार से ज्यादा है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 1.013 बार। इसीलिए कई जगह पर देखोगे तो लिखा रहेगा 1.013 पास्कल। तो देख रहे 1 एटमॉस्फेयर और बार में कितना है 1.013 बार। तो अब थोड़ा सा सोचो, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार से ज्यादा है, तो अगर प्रेशर को आप बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम वहां घट जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम 22.7 लीटर की बजाय वहां पर वॉल्यूम 22.4 लीटर यूज किया जाता था। ये अभी भी न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज होता है। अब क्यों यूज होता है? प्रेशर का ऐसा यूनिट तो बार मान लिया गया, लेकिन जनरली जो हम लोग केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं वो खुले में कराते हैं, इन द ओपन एटमॉस्फेयर करा रहे होते हैं। तो अभी जो आपके ऊपर में प्रेशर लग रहा होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। यानी कि हम जहां अर्थ सरफेस पर रह रहे हैं, इस जगह पर जो हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा है, हम जहां एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, वहां जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है केमिकल सब्सटेंस, वो 1 एटमॉस्फेयर है। और जब 1 एटमॉस्फेयर लेंगे तो वहां उनका वैल्यू 22.4 लीटर में आएगा। तो इसको ध्यान में रखना होगा आपको। तो जैसे यहां पर ये नोट किए, उसी तरह से उसको भी नोट करोगे। तो ये किसके लिए वैल्यू आ गया? एसटीपी के लिए। इस एसटीपी के अलावा एक और टर्म आता है जिसे हम लोग एसएटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसी को हम लोग एनटीपी कहते हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर SATP, और इसी को एनटीपी भी कहा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस जगह पर टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 298.15 केल्विन होगा। और प्रेशर एसआई यूनिट ही लेते हैं, यानी 1 बार, या इसी को अगर पास्कल में कन्वर्ट करें तो ये 10⁵ पास्कल होता है। अभी भी कंडीशन है 4 1 मोल, और यहां पर जब वॉल्यूम निकालते हैं
तो इस कंडीशन में इनके वॉल्यूम 24.789 यानी 24.78 पर राउंडिंग ऑफ कर दो तो 24.8 लीटर होता है। तो तीनों पार्ट आ गया, एसटीपी करंट एंड प्रीवियस, एसएटीपी और एनडीपी। एसटीपी पर 22.4 जो प्रीवियस यूज करते थे, 22.7 जो एग्जैक्ट होना चाहिए, और 24.8 ये एसएटीपी यानी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर से रिलेटेड है। तो कई जगह पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने में भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन है जो आइडियल गैस के लिए ओबे किया जाता है, और इसका फॉर्मेशन हुआ है बाय कंबाइनिंग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। इन तीनों गैस के कॉम्बिनेशन से बना है। अब इन तीनों को एक बार देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, याद करो आप, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पढ़े हैं, और वहां पढ़े थे कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तभी आया था रिलेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और कंडीशन क्या था यहां पर, टेम्परेचर कांस्टेंट था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन था, और वहां हम लोग पढ़े थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इस जगह पर प्रेशर कांस्टेंट था एट कांस्टेंट प्रेशर। और अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स का, और इस जगह पर कांस्टेंट है प्रेशर और टेम्परेचर एट कांस्टेंट P एंड T। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो देखो वॉल्यूम 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 है, तो इधर भी हम लोग कंबाइन करेंगे तो सब एक दूसरे के साथ में मिल जाएगा। अगर इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड आता है और ये इक्वेशन थर्ड आता है, और तीनों को कंबाइन करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट द रिलेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ T और यहाँ N है, तो N इंटू T डिवाइडेड बाई P। इस जगह पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज किया जाता है जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, और इन्हें R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे R इंटू N इंटू T डिवाइडेड बाई P, यानी यहाँ ये प्रेशर है, वेयर R इज ए कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आगे इसके वैल्यू के बारे में बात करेंगे। अब इसी को अगर हम लोग यहाँ ले आए तो ये PV हो जाएगा, और R इंटू N इंटू T, इसी को अगर अरेंज कर दें हम लोग तो ये N इंटू R इंटू T करेंगे, 2 इंटू 5 करो या 5 इंटू 2 करो, दोनों कंडीशन में न्यूमरल वैल्यू तो सेम ही आता है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा, और P को इधर ले आए तो P इंटू V वुड बी इक्वल टू N इंटू R इंटू T, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, और इनका डेरिवेशन हुआ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ के कॉम्बिनेशन से। यहाँ R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इनका वैल्यू डिपेंड करता है कि आप प्रेशर को किस में रखे हैं और टेम्परेचर को किस में रखे हैं, वॉल्यूम को किस में रखे हैं, उसी के अनुसार से इनका वैल्यू डिफर करता है। अब R के बारे में थोड़ा सा यहाँ तक हम डिराइव किए, इसको आप अपनी कॉपी में उसी तरीके से नोट करोगे जैसे अभी हम बताए हैं अच्छे से। where R is a constant known as universal gas constant, इन्हें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, गैस कांस्टेंट।
और इनका वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी होता है, या फिर इनका वैल्यू 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी होता है, और एक और वैल्यू इनका होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को जनरली इन्हीं दोनों का यूज करना पड़ेगा। अब इसका यूज करना है तो अब फिर दिमाग में उठ रहा है कि कब हम 0.082 लेंगे और कब हम 0.083 लेंगे। अब यूनिट को गौर से देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। यहां देखो ये लीटर लीटर, यानी कि वॉल्यूम को आपको लीटर में ही रखना है। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में आप ले रहे हो, पी के वैल्यू को एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, तो वहां वैल्यू लेना पड़ेगा आपको 0.082, और अगर प्रेशर को आप बार में रख रहे हैं न्यूमेरिकल बनाते वक्त में, तो बार में रखने पर आपको लेना होगा वैल्यू 0.083। ये तो न्यूमेरिकल के लिए हो गया। तो अब यहां से तो पता चल जाएगा, अगर न्यूमेरिकल में डाटा दिया हुआ है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बार, तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो आप अपनी तरफ से वैल्यू ले रहे हैं, तो वहां पर आर का वैल्यू आपको 0.083 लेना होगा। अगर प्रेशर को आप एटमॉस्फेयर में रखें तो वहां पर 0.082 लेना होगा। और ये 8.314 ये जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज होगा, और इन्हीं से ये निकाला गया है। अभी बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए। ये एक वैल्यू है सिर्फ आप जानकारी के लिए। देखो यहाँ जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो यहाँ जूल यानी एनर्जी जब रिलेट करेंगे तो उस जगह पर ये आएगा, और कैसे 8.314 आया वो हम लोग वहां कैलकुलेट करेंगे। अभी सिर्फ आप ये दोनों वैल्यू को याद रखिएगा। तो PV इज इक्वल टू nRT, इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, और वो गैस जो इस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें आइडियल गैस कहा जाता है। इन्हीं आइडियल गैस से एक और लॉ निकाला गया जिन्हें कंबाइंड गैस लॉ कहा जाता है। अब ये कंबाइंड गैस लॉ का डेरिवेशन आइडियल गैस इक्वेशन से ही आया है, और इस जगह पर क्या आया है, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस को अगर आप फिक्स्ड करते हैं, कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ। अब इस कंबाइंड गैस लॉ में करा फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस। तो जब आप अमाउंट को फिक्स्ड कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, n का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, r ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, यानी इन्हें हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला देखो, PV इज इक्वल टू n इंटू r इंटू t। तो और देखो तो लिख सकते हैं इसे हम लोग P इंटू V बाई टी वुड बी इक्वल टू n इंटू r। ध्यान से समझना थोड़ा सा, n कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि आप यहां लिखिए फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। जब अमाउंट को फिक्स्ड कर दिए, जो चेंज नहीं कर रहा है, तो जो चेंज नहीं करता उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यानी एक स्टेप और लिखे तो हम लोग के पास में आ जाएगा P इंटू V बाई टी वुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। और जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो एक रिलेशन निकल जाएगा यहाँ, P1 V1 बाई T1 वुड बी इक्वल टू P2 V2 बाई T2। इसे हम लोग कंबाइंड गैस लॉ करते हैं। अब ये कांस्टेंट से अभी तक तो वही करते आ रहे हैं। जब V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, के से रिप्रेजेंट करें, यहां भी आप के यूज कर सकते हैं। तो जब V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट तो फार्मूला हो गया V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। जब P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट तो फार्मूला हो गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो जब यहाँ P इंटू V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है
तो फिर फार्मूला आ जाएगा P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। इसी को अगर स्टेटमेंट के टर्म्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इफ द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस changes from P1 to P2, V1 to V2 and T1 to T2, then the relation would be equal to P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो आज इतना सारा हम लोग डिराइवेशन किए, न्यूमेरिकल्स पर नहीं गए, एक दो न्यूमेरिकल्स पर एडिशनल था, बुक के न्यूमेरिकल पर नहीं आए हैं। तो अब अगले क्लास में हम लोग कुछ और डिराइवेशन है, जैसे डेंसिटी निकालना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है, वो बताने के बाद में अब फिर सिस्टमेटिक तरीके से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे जो बताया हुआ है उसी से रिलेटेड, आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। कई क्वेश्चन जो आपसे बनेगा जो बुक में दिया हुआ है, अगर आप अपनी तरफ से बनाते हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, नहीं तो बाकी तो हम बताएंगे। तो आज यहीं तक।